राकेश, इस पूरे आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और आप तो अगर कानूनी पहलू से देखा जाए तो पूरा कानून का पालन इसमें किया गया है। पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको 1992 की जो कानून है उसके तहत उनको उसके मामले में कंसिडरेशन होता है, सबकी राय ली जाती है, केंद्र की राय ली जाती है, और जब सब राय मिल जाती है तो बहुमत की राय के हिसाब से उनको छोड़ दिया जाता है। तो कानून के हर पहलू का इससे पालन किया गया है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है और गलत इसमें उंगली उठा रहे हैं? देखिए, ये पूरे प्रक्रिया में आशुतोष जी कानून का पालन तो हुआ है, लेकिन उसमें काफी कमियां रह गई थी, जिन कमियों का लाभ उठाकर इन लोगों को रिमिशन दिया गया। आपके पास आता हूं दीमत। ठीक है, राकेश साहब कंप्लीट करिए। हाँ, इसमें काफी कमियां रह गई थी। अब एक सबसे बड़ी कमी जो अभी धीमन भाई ने कहा कि उस तरह के जो जजमेंट होते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसमें लिखा होता है कि जब तक इनकी जिंदगी है तब तक ये जेल में रहेंगे। उसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार को जो पावर्स हैं रिमिशन करने के, जो सीआरपीसी के 433 में 432 में है, उस पावर का उल्लंघन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोई भी जो आदेश हुए हैं जिसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि 25 साल तक जेल में रहेंगे या 30 साल तक जेल में रहेंगे या पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे, उस तरह के अगर जजमेंट होता है तो ये 433 और 433A जो है अपने आप में उसमें एक ऑटोमेटिक इंजंक्शन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में इस तरह की व्यवस्था है कि ये चीज जो है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो इस पर क्या चाहते हैं, कि वो किसी को रिमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। मैं धीमत भाई की बात का एक उसमें करेक्ट करना चाहता हूं कि इस आदेश में जो सीबीआई का जो आदेश था 2008 में, दुर्भाग्य से उसमें एक सेंटेंस होना चाहिए था कि इसमें रिमिशन परमिसेबल नहीं है, वैसा सेंटेंस नहीं था और इसका फायदा उठाया गया। अगर उस आदेश में क्लियर होता कि इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, नो रिमिशन, अगर ऐसा होता तो ये रिमिशन नहीं कर पाते, क्योंकि ये पार्ट ओपन छोड़ दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो मतलब है, क्या लाइफ का क्या डिफिनेशन, आईपीसी की धारा 45 में लाइफ का डिफिनेशन है कि लाइफ का मतलब जब तक आपकी जिंदगी है। तो जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात होती है, इसका मतलब सीधी मतलब ये निकलता है कि वो जब तक जीवित रहेगा तब तक रहेगा, ये अंडरस्टूड है। लेकिन इसके साथ साथ ये बाकी जो व्यवस्था दी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल कर लेता है और इस केस में उसने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इस इस्तेमाल करने के पहले जो आवश्यक शर्तें थी उसको पूरा नहीं किया गया। सबसे बड़ी आवश्यक शर्तें जो कविता जी भी बता रही थी कि जैसे संभावना है कि वो दोबारा क्राइम करेगा या नहीं करेगा, तो वो जब माला पहन रहा है जिसका मतलब वो क्राइम कर रहा है, वो करेगा ही करेगा। मुझे तो पूरा शक है कि आगे जाके चुनाव में ये तो स्टार कैंपेनर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका स्वागत हो रहा है यही होने वाला है। तो जब इस तरह की हरकत करते हैं, क्योंकि जो रिमिशन का मतलब है कि उनको सोसाइटी में दोबारा से रिहैबिलिटेट करना, ये कैसे रिहैबिलिटेट हो रहे हैं, ये राजनीतिक प्रचार करके हो रहे हैं। अगर ये चुपचाप घर में बैठ गए होते तो शायद लोगों को उतना बुरा भी नहीं लगता, ये मामला उठता नहीं था। लेकिन मामला इसलिए भी उठा कि पहले तो एक जघन्य अपराध था और इस अपराध में जो राज्य सरकार की भूमिका है वो संदिग्ध है, ये बात भी सच है। तो जो कानूनी पहलू है, उस पहलू के बीच में जो लूप होल है उसका फायदा उठा के इनको रिमिशन दिया गया है। और एक अच्छी बात आशुतोष ये हुई है कि इस एफिडेविट से बहुत सारी चीजें हमें क्लैरिटी हो गई है। हालांकि हम इस बात को समझ रहे थे कि जो सीआरपीसी में प्रावधान है 435 में है कि स्टेट गवर्नमेंट इस रिमिशन का पावर कुछ केसेज में नहीं कर सकती है, अगर वो केसेज सीबीआई जैसी एजेंसी के द्वारा अगर वो इन्वेस्टिगेट हुए हैं। तो ये हम मान के चल रहे थे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर कंसेंट लिया गया होगा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। आज वो चीज सामने आ गई है कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और काफी जल्दी में दिया। 28 जून 2022 को चिट्ठी लिखी जाती है सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से, जिसमें परमिशन मांगा जाता है। और वो चिट्ठी चलते चलते भी करीब 4-5 दिन के बाद पहुंची होगी वहां, और 10 जुलाई को आदेश हो जाता है गृह मंत्रालय से। इतना इफिशियंट है हमारा गृह मंत्रालय, इतना जल्दी हो गया। इसका मतलब सारा कुछ जो है पहले से डिसाइडेड है। गृह मंत्रालय ने भी तो इस तरह का, अगर मान ली जाए सीबीआई ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, तो जो लॉजिक है या जो रिक्वायरमेंट है एक्ट की कि सीबीआई अथॉरिटीज के पास जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी था उसको कहना था, उससे भी कंकरेंस लेना था, लेकिन उसे कंकरेंस नहीं लिया गया। और इस पूरे रिमिशन में जो मैं देख रहा हूं कि अदर देन गुजरात की जो सरकार है या गुजरात के जो लोग हैं या जेल है, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको छोड़ के बाकी सारी एजेंसीज ने मना किया था।
चाहे वो जैसे एक बड़ी इसमें कमी ये रही है कि जो ट्रायल जज जो है, जिसने ट्रायल किया था, वो भी उस कमेटी का मेंबर होगा। जो कमेटी ये डिसाइड करे कि रिमिशन देना है या नहीं देना है, इसमें वो जज नहीं था। तो इस तरह की काफी खामियां रही हैं और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट अब इन खामियों का संज्ञान जरूर लेगा। जब ये रिहा हुए थे तो वो जो महाराष्ट्र के जो जज महोदय थे उनसे उन्होंने ये कहा था कि मुझसे कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे कंसल्ट नहीं किया। तब गुजरात सरकार का ये कहना था क्योंकि ये अपराध गुजरात की जमीन पर हुआ है, फैसला भले ही महाराष्ट्र में हुआ है, इसलिए हमें उनसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब मेरा एक दूसरा सवाल है और ये मैं कानूनी पहलू के तौर पे जानना चाहता हूं, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तो इसमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कॉन्करेंस अप्रूवल देने के लिए 1992 के कानून का सहारा लेना चाहिए, या जो गृह मंत्रालय है उसने जो पिछले दिनों सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बलात्कार जैसे अपराधियों को रिमिशन नहीं मिलना चाहिए, उसको बेंचमार्क मानना चाहिए? आशुतोष जी, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहले, जब ये गुजरात हाईकोर्ट ने जब इसको नकार दिया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया था, दोनों डिसीजन दिया था कि एक की गुजरात सरकार ही इसका फैसला करेगी रिमिशन का, और ये जो पुराने वाले जो रिमिशन वाली जो पॉलिसी है, जो 1992 की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर होगा। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में ही हो गया था। ये गृह मंत्रालय के लिए ये इशू बचा हुआ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रास्ते खोले, दो रास्ते, जैसे पूर्वानंद जी बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं कि उस रास्ते खोले गए कि गुजरात सरकार करेगी और 92 का पॉलिसी भी नहीं रहेगा, क्योंकि 92 की पॉलिसी बनी हुई थी। ये पॉलिसी अपने आप किसी के हृदय परिवर्तन के कारण किसी सरकार ने इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया था। पॉलिसी चेंज हुई जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने की जजमेंट में उस पॉलिसी को क्वैश कर दिया था और कहा था कि अब नई पॉलिसी बनाइए। उसके बाद नई पॉलिसी 2014 में बनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानते हुए कि नई पॉलिसी बनी है, उसी तभी बनी है जब उन्होंने पुरानी पॉलिसी को क्वैश किया था, फिर भी उन्होंने ऐसा आदेश दिया। ये केस चूंकि उस वक्त यही पॉलिसी एग्जिस्टेंस में थी जब ये क्राइम कमिट हुआ था, इस कारण से ये जरूरी है कि वही पॉलिसी के अंदर में इनको रिमिशन दिया जाए। तो यहां भी देखिए, इस कानूनी दांवपेच में जो सबसे फायदे वाली स्थिति थी वो कहीं न कहीं से इन अपराधियों के साथ बनी रही, सुप्रीम कोर्ट में भी बनी रही और गृह मंत्रालय ने दी पूरी तरह से, गुजरात सरकार तो इनके फेवर में थी। और जो तमाम जो चीजें थी, ये जो लोग इसको ऑब्जेक्ट कर सकते थे उनको साइड कर दिया गया। जैसे ट्रायल, जैसे वो आप बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध वहां हुआ था गुजरात में, वो गुजरात में अपराध हुआ, कहीं अपराध हुआ, ये बात नहीं है। ये ट्रायल जज, वर्ड लिखा हुआ है ट्रायल जज, जिसने ट्रायल किया है। अब ट्रायल किसने किया था उस जज से पूछना है। वो जज अगर नहीं है तो उसी कोर्ट का जो दूसरा जज है, माने वो जज अगर रिटायर कर चुका है या मर चुका है, तो उसी सेम कोर्ट में जो इस प्रेजेंट इनकम्बेंट है उससे लेना। ये जहां ट्रायल हुआ उसकी बात है। तो अब ये सारे लूप होल्स हैं जिनका फायदा गुजरात सरकार ने उठाया। अब यह बात दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आई है, तो हम इसको आप समझते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती का सुधार करे। बहुत गलतियां हुई हैं, कानून था, लेकिन उस कानून को किस तरह से पालन करना है, उसमें जो सारी शुचिता होनी चाहिए थी, जो नैतिकता होनी चाहिए, जो बाकी जो शर्तें पूरी होनी चाहिए थी, वो सारी शर्तें पूरी नहीं हुई है इस केस में। ये भारत के न्यायिक व्यवस्था में कलंक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।